हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ द गोंडवाना किंगडम। गोंडवाना जो शब्द है वो बना है गोंडी ट्राइब के नाम पर। गोंडी ट्राइब जो है उसके रूलर्स ने जिस क्षेत्र को रूल किया और जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उसे ही गोंडवाना कहा जाता है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे इन लोगों ने रूल किया। तो ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, इसकी हम बात करेंगे। आज के समय कौन कौन से स्टेट्स में ये क्षेत्र विभक्त है उसकी तो बात होगी ही, लेकिन इन लोगों ने रूल किया है यहाँ पे तकरीबन 11वीं शताब्दी से लेके तकरीबन 19वीं शताब्दी तक इनका प्रभाव रहा है। लेकिन इनका प्रोमिनेंट रूल जो है वो रहा है 14th और 15th सेंचुरी में, जब इन्होंने इंडिपेंडेंटली कंप्लीटली इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया। अब आपको पता होगा कि 14th और 15th सेंचुरी में भारत के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था। 14th और 15th सेंचुरी में भारत में यहाँ पे रूल हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी गुलाम वंश के द्वारा। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, और उसके बाद तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, और उसके बाद लोधी वंश आया। ये तमाम वंश यहाँ पे थे और उसी दौर में गोंडवाना किंगडम भी अपनी नींव मजबूत कर रहा था। स्पेशली जब तुगलक वंश आया उस समय गोंडवाना अच्छा खासा स्टेब्लिश हो रखा था। उसके बाद लोधी को हराने के बाद 1526 में मुगल सल्तनत की नींव रखी गई पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। ये आपको पता है। बाबर भारत में आया और बाबर के बाद हुमायूं शासक बना। हुमायूं को हराने के बाद कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी बना, लेकिन उसके बाद वापस मुगल सल्तनत स्टैब्लिश हुई और बादशाह बना अकबर। अकबर ने अपने समय पे साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और साम्राज्य का विस्तार करते करते उसने मालवा को हराने के बाद आगे गोंडवाना को अपने नंबर में लिया। और उस समय गोंडवाना की क्वीन हुआ करती थी। भारत में बहुत ही प्रसिद्ध महिला रूलर हुई हैं वो, जिनका नाम था रानी दुर्गावती। आप सभी ने शायद नाम सुना होगा। जैसे रानी पद्मिनी हुई हैं वैसे ही रानी दुर्गावती हुई हैं। दोनों ही अपने शौर्य, अपनी खूबसूरती और अपनी जो सोच है, अपनी जो आदर्श हैं, उनके लिए जानी जाने वाली क्वींस हैं। जिस तरह से रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक तरह से घुटने नहीं टेके थे और जौहर कर लिया था, उसी तरीके से जब गोंडवाना के ऊपर मुगल बादशाह अकबर की आर्मी आके अटैक करती है, तो पहले तो रानी दुर्गावती बैटलफील्ड में लड़ाई लड़ती हैं। लड़ाई लड़ने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि वो मुगल आर्मी को नहीं हरा पाएंगी और मुगल आर्मी उनको कैप्चर कर लेगी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जौहर कर लिया। और इन्होंने अग्नि में जौहर नहीं किया जैसे रानी पद्मिनी ने किया था। इन्होंने एक खंजर अपने सीने में घोंप लिया और वहां पे उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। तो वो रानी पद्मिनी जो थी वो भी गोंडवाना की ही क्वीन थी। ठीक है, तो इनकी भी हम बात करेंगे और गोंडवाना का इतिहास हम डिटेल में पढ़ेंगे। काफी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं इंट्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं विस्तार में। तो गोंडवाना जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्रों को कवर करके बनता है। विदर्भ वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, आगे मैं आपको एक मैप में भी दिखाऊंगा विदर्भ किसको बोलते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र किसको बोलते हैं। विदर्भ वाला महाराष्ट्र में क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़ का वेस्ट वाला हिस्सा, और उसके अलावा नॉर्दर्न तेलंगाना, वेस्टर्न उड़ीसा और साउदर्न उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। और ये मैप आप डिटेल में देख लीजिए। उड़ीसा के साथ देखिए यहाँ पे ये क्षेत्र, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, उसके अलावा मांडला वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और ये आपको नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के साथ मालवा वाला क्षेत्र से लगता हुआ। इतना बड़ा क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में, सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स के पास से गुजरता हुआ। तो ये क्षेत्र जो है इसकी हम बात करेंगे। और 1525 का ये मैप है। उस समय देखिए मुगल भारत में नहीं आए थे। इससे एक साल बाद मुगल भारत में आते हैं, लोधी वंश को हराते हैं। और लोधी वंश अपने आप में कमजोर वंश हो चुका था, उसको हरा दिया गया। और उसके बाद मुगल आए और वो अपने आप में पावरफुल थे और धीरे धीरे करके उन्होंने देश के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या है, ये जो गोंडवाना किंगडम है ये राजगोंड्स के द्वारा रूल किया गया। गोंड्स अलग अलग होते हैं। गोंडी ट्राइब जो है उसमें अलग अलग तरीके के गोंड्स होते हैं। उनमें राजगोंड जो हैं ये राज करते हैं। बेसिकली ये शासक रहे हैं, रूलर रहे हैं, प्रोमिनेंट रहे हैं। तो ये रूलिंग क्लास है और इन्होंने इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया। ये नाम जो गोंडवाना है मैं आपको बता चुका हूं किसके नाम पे पड़ा, गोंडी लोगों के ऊपर। गोंडी जो ट्राइब है इनका मैं सेपरेटली भी आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। इनका कल्चर, ट्रेडिशन क्या है, रिचुअल्स क्या क्या करते हैं, किस तरीके के रिलीजन को मानते हैं। और एक गोंडवाना स्टेट की भी इन्होंने डिमांड कर रखी है, उसकी भी हम बात करेंगे उसी वीडियो में। इनके बारे में हमें पता चलता है अकबरनामा में। अकबरनामा जो किताब लिखी गई अकबर के समय पे,
उसमें बताया गया कि ये जो गोंड किंगडम था, ग्रह का ताना का गोंड, उनके भी ये 3-4 किंगडम हुए जो कि मिलके सम्मिलित रूप में गोंडवाना किंगडम बनाते हैं। तो वहां पे तकरीबन 70,000 गांव थे और 70,000 गांवों को ये लोग जो है गवर्न करते थे, उनको रूल करते थे। तो ये अकबरनामा में लिखा गया है। अकबरनामा आपको पता है अब्बू फजल ने लिखी थी, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर को मारने तक की कोशिश की गई थी उसके कोर्ट में 1564 में। वही समय था ये 1564 का जब गोंडवाना के ऊपर अकबर की आर्मी ने अटैक किया था, उसे अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करी थी उस समय, लेकिन अकबर को बचा लिया गया और वो जो प्रयास है उसे सक्सेसफुल नहीं होने दिया गया। गोंडी ट्राइब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी डिटेल में तो हम अलग से करेंगे ही। ये भारत और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है। गोंड ट्राइब भारत में है ये, और 2001 की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 11 मिलियन की तकरीबन आबादी है इनकी यहाँ पे। और ये लोग कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, ये क्षेत्र आपको नजर आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये क्षेत्र में आपको नजर आ रहा है कितनी कितनी संख्या में है। और भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी रहती है गोंड्स की अलग अलग क्षेत्रों में। गोंड जो है उनको 4 हिस्सों में सब डिवाइड किया जा सकता है। राज गोंड्स जो कि रूलिंग क्लास है, ठीक है, मैदिया गोंड्स, ध्रुवे गोंड्स, और खातूवर गोंड्स, ये 4 तरीके के गोंड्स होते हैं। हालांकि गोंड जो है वो अपने आप को कोयतूर बुलाते हैं, और कोयतूर कहाँ से ओरिजिनेट हुए इसका कोई डेफिनेटिव ओरिजिन हमें नहीं पता। और गोंडी जो भाषा ये लोग बोलते हैं वो द्रविडियन फैमिली की भाषा है। तो जो साउथ इंडिया के द्रविडियन भाषा है उनसे मिलती हुई भाषा है ये। तो वो लोग इनको खोंड बोलते थे। खोंड जो एक तरह से उड़ीसा के इस क्षेत्र में रहने वाले खोंड जो हैं, जो उस क्षेत्र में हिल वाले एरिया में रहते हैं, उनको खोंड कहा गया। उसी के नाम पे इनका नाम जो है आगे गोंड हो गया। तो खोंड नाम पड़ा था और उसके बाद गोंड हो गया, ठीक है। तो 14-15 सेंचुरी के अंदर ये क्षेत्र जो है इनके द्वारा रूल किया गया, और इनके 4 किंगडम रहे हैं। 4 किंगडम कौन कौन से? नॉर्थ गोंडवाना किंगडम, साउथ गोंडवाना, वेस्ट गोंडवाना और छिंदवाड़ा गोंडवाना, जिसमें नॉर्थ को कहा जाता है ग्रह मांडला और किंगडम ऑफ जबलपुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। यही इनका एक तरह से लीडर था। इन तीनों किंगडम इसके अंडर ही एक तरह से काम करते थे, बाद में इनको एक तरह से मिला दिया गया था। चंदा किंगडम तो चंद्रपुर का, उसके अलावा खेरला किंगडम जो है बैतूल का, जिसको वेस्टर्न कहा जाता है, और देवगढ़ किंगडम ऑफ छिंदवाड़ा जो है उसको छिंदवाड़ा गोंडवाना किंगडम भी कहा जाता है। तो ये नाम इसके अलग अलग हैं। नॉर्दर्न को ग्रह मंडला कह दिया गया, साउथ को चांदा किंगडम कह दिया गया। तो इस तरह से इनके नाम है। तो ये गोंडवाना स्टेट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने रूल किया। ये मैप कौन से समय का है? 14 सेंचुरी का। 14 सेंचुरी का वो समय जब दिल्ली सल्तनत अपने जेनिथ पे थी, अपने पीक पे थी, और तुगलक वंश का उस समय शासन था। तुगलक के समय बाद में इसका पतन होना शुरू हो गया था दिल्ली सल्तनत का। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे ज्यादा किसने किया था? खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद साम्राज्य विस्तार और भी हुआ। साम्राज्य और विस्तार होने के बाद तुगलक के समय ये सबसे ज्यादा जेनिथ पे था, लेकिन उसके बाद तुगलक के समय ये जो है टूटने भी लग गया था, बहमनी किंगडम वगैरह बनने लगे थे तब। अब आगे क्या होता है कि गोंडवाना किंगडम की हिस्ट्री में हम देखते हैं तो आपको कई प्रोमिनेंट रूलर नजर आते हैं। संग्राम शाह, दुर्गावती जी, उसके अलावा शंकर शाह, और उसके अलावा रघुनाथ शाह, इन्होंने कई रूलर्स ने यहाँ पे प्रोमिनेंटली रूल किया। इवन 1857 की क्रांति तक इन्होंने पार्टिसिपेट किया है आगे चल के। लेकिन ये ग्रह मांडला जो इनका लीडिंग किंगडम था, ये 1564 में जो है मालवा का सूबा बन गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय पे उसने इसको जीत लिया था। उसके बाद मुगल के बाद आगे चल के 17वीं शताब्दी में बुंदेला जो थे उन्होंने इसके ऊपर अटैक किए, जिसकी वजह से यहाँ पे सिविल अनरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद 1698 में ग्रह मांडला जो है उसको मराठों ने अनेक्स कर लिया। फिर मराठों के पास रहा ये लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि मराठों और अंग्रेजों के बीच में 3 वॉर हुए, जिनको एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है, जिनके बारे में मैं आपको सेपरेटली पढ़ा चुका हूं। तो अंतिम एंग्लो मराठा वॉर जब खत्म हुआ है 1818 में, तब जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया ये क्षेत्र जो गोंडवाना के पास था। तो ये इसका एक क्विक आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस किस समय पे किसके अधीन रहा। उसके बाद अगर बात करें इनके पहले राजा की, तो पहले राजा इनके थे जदुराई। जदुराई जो है वो कालाचूरी राजपूत डायनेस्टी के अंडर काम करते थे, उनके कोर्ट में थे। लेकिन बाद में जब कालाचूरी कमजोर हो गए तो उन्होंने अपना खुद का सेपरेट किंगडम बना लिया ग्रह मांडला नाम से, और ये जबलपुर में बना, मध्य प्रदेश में।
और ये कौन से कालाचूरी थे? देखिए कालाचूरी भी दो हुए हैं, इनका इतिहास मैं आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगा कि एक अर्ली कालाचूरी थे जिनको कालाचूरी ऑफ महिष्मति कहा जाता है, और ये कालाचूरी कब के हैं? जब गुप्त वंश का, गुप्ता डायनेस्टी का अंत हो गया था, पतन हो गया था, उसके बाद ये इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र में इन्होंने रूल किया। इनको हाई हाल्याज भी कहा जाता है। तो ये 6th सेंचुरी के आसपास के थे। और लेटर कालाचुरी जो है, जिनको कालाचुरी ऑफ त्रिपुरी कहा जाता है, इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। तो ये जो है ये रूल करते हैं 11वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी के आसपास वाले पीरियड में। तो उस समय ये जो 11वीं शताब्दी के जो लेटर कालाचुरी हैं, इसके समय जादुराई ने ये किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट किया था। जादुराई जो है वो एक स्पिरिचुअल गाइड और उनके गुरु थे, एक तरह से राजनीतिक गुरु, जिनका नाम था श्रुभि पाठक, ब्राह्मण थे ये। इनसे एडवाइस लेते थे और इन्होंने इनको एक मंत्री की तरह मान रखा था। और इन्होंने एक दूसरे गोंड किंग की बेटी से शादी कर ली थी। उनका नाम मेंशन नहीं है कि कौन से गोंड किंग की बेटी से शादी करी थी, लेकिन उन्होंने एक तरह से इस साम्राज्य का एक तरह से स्थापना कर दी थी, फाउंडेशन रख दी थी। अब जो है ग्रह मांडला जो है वो एक वन ऑफ द 3, वैसे तो 4 थे लेकिन मेन जो 3 थे उनमें से ये उनका लीडर था, फेस्ट था गोंड किंगडम, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र के ऊपर रूल करता है। उसके बाद इस डायनेस्टी की ये जो ग्रह मांडला जो शासक था, ग्रह मांडला जो क्षेत्र था, किंगडम था, इसके ही इंपॉर्टेंट रूलर्स में रानी दुर्गावती भी आती हैं और हिरडे शाह भी आते हैं। हिरडे शाह वो राजा थे पहले जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था गोंड किंग्स में, तो इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए। इनके हिंदू और इस्लाम दोनों में ही राजा हुए हैं, वो ध्यान रखिएगा। वैसे गोंड जो लोग हैं वो ट्राइबल लोग थे, उनका अपना ट्रेडिशन कल्चर था, लेकिन उसके बाद वो इन्फ्लुएंस हो गए बाहरी लोगों से, सभी तरीके के बाहरी लोगों से। एक ट्राइब जो होती है उनका एक इंटरनल फंक्शन होता है, लेकिन बाहरी लोग उनके लिए सब हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम सबसे। तो हिंदू कल्चर को भी अपनाया राजपूतों के इन्फ्लुएंस में आके, इस्लाम को भी अपनाया जब इस्लाम के इन्फ्लुएंस में है, तो इस तरह से चीजें हुई हैं। फिर आगे चल के मुगलों के डोमिनेशन में आ गया, और उसके बाद चंद्रपुर और देवगढ़ जो है माइनर प्रिंसिपलिटी जो है वो भी इनके साथ ग्रह मांडला के साथ थे। तो अगर हम बात करें ग्रह मांडला जो कि सबसे प्रोमिनेंट ये आपका स्टेट हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था गोंडवाना का, उसके बाद देवगढ़ भी है और चंद्रपुर भी है, तो ये अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। अब बात आती है मोक्षाकाल क्षेत्र रीजन की। मोक्षाकाल क्षेत्र कौन सा है? अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर भारत के राज्यों के अंदर भी अगर छोटे छोटे कुछ रीजन्स की बात होती है, कई बार जैसे राजस्थान में होता है मरु प्रदेश, मरु प्रदेश की डिमांड होती है कि इस क्षेत्र को मरु प्रदेश बना दिया जाए, राजस्थान का एक हिस्सा जहां पे मरुस्थल है, वो वाला क्षेत्र मरुस्थल की मांग होती है। यहाँ महाकोशाल क्षेत्र कौन सा है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, यहाँ महाकोशाल क्षेत्र है। यहाँ पे बुंदेलखंड भी है, बुंदेलखंड का नाम आपने सुना होगा, बुंदेलखंड रीजन। अवध ये क्षेत्र है, पूर्वांचल ये क्षेत्र है, हरित ये क्षेत्र है, मिथिला ये क्षेत्र है। कई बार बात होती है न्यूज वगैरह में कोशाल क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र की मैंने अभी बात की थी महाराष्ट्र की, है ना। तो मराठावाड़ा ये वाला क्षेत्र है, ये भील क्षेत्र है जिसका भील प्रदेश की मांग होती है, ये मालवा वाला क्षेत्र है, ठीक है। मालवा की अभी बात होगी, विदर्भ की बात होगी, महाकोशाल की बात होगी, क्योंकि ये वो सभी क्षेत्र हैं जिसके आसपास के क्षेत्र में इन्होंने रूल किया है। तो मोक्षाल क्षेत्र है, यहाँ पे लेटर कालाचुरी ने रूल किया, और लेटर कालाचुरी के बाद कौन आया? ये आगे आपके ये ग्रह मांडला क्षेत्र आ गया, जबलपुर में इन्होंने शासन स्थापित कर दिया। उसके बाद बात आती है कि ये कहां कहां पे प्रेजेंटली, जबलपुर, काटनी, नरसिंहपुर, मांडला, डिंडोरी, सेवनी, छिंछारवाड़ा, इन क्षेत्रों के ऊपर जो कि आज के समय इनके नाम पड़े हुए हैं, वहां पे इन्होंने रूल किया। कालाचुरी ने 9वीं-10वीं शताब्दी में किया, मतलब लेटर कालाचुरी ने त्रिपुरी में। उसके बाद गोंड्स ने 13 से 16 सेंचुरी के बीच में रूल किया है, मराठा ने 17 सेंचुरी टू ऑनवर्ड 19 सेंचुरी इन्होंने रूल किया है। तो 13 लिखा होगा, कहीं 14 लिखा होगा, वैसे 11th सेंचुरी में जब कालाचुरी का अंत हो गया उसके बाद से ही इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था, लेकिन इतना पावरफुल किंगडम नहीं था, तो मेन 13 से 16 सेंचुरी के बीच में रहा। मदन सिंह वैसे तो इनके 34th किंग थे, लेकिन इनसे पहले जो राजा हुए इतने प्रोमिनेंट थे नहीं, तो इनकी बात होती है, ये इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं इनके। 1116 में इन्होंने लगभग शासन करना शुरू किया था। इन्होंने मदन महल फोर्ट बनाया। मदन महल फोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, जबलपुर में बनाया गया ये, और ये एक बहुत बड़े रॉक के ऊपर बनाया गया है, जिसके नीचे कोई टनल, कोई अंडरग्राउंड पैसेज नहीं है कि कोई नीचे से आके किसी तरह से इनके ऊपर इन्वेजन कर सके। और गोंडवाना के 52 फोर्ट मशहूर हैं, उन 52 फोर्ट में ये सबसे पहला फोर्ट था मदन मोहन फोर्ट,
मदन महल फोर्ट, इसको इन्होंने बनवाया था, जो कि आगे चल के संग्राम सिंह ने इसको इनहेरिट किया और संग्राम सिंह ने 52 किलों के ऊपर एक तरह से फतेह करके 52 किले उन्होंने एक तरह से बनवा दिए। एक तरह से ये चीजें रही। तो ये मदन महल फोर्ट था जो कि एक स्टोन रॉक के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद संग्राम सिंह है। संग्राम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए। वैसे तो 48वें राजा थे, लेकिन बीच में जो रूलर आए वो छोटे छोटे समय के लिए आए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो साम्राज्य का विस्तार किया, एक्सपांशन किया, और इन्होंने एक्सपांशन के साथ साथ इनका जो साम्राज्य है वो एक अच्छी स्थिति में भी था। और इन्होंने नर्मदा वैली, भोपाल, सागर, दामोह वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऊपर इन्होंने सतपुरा हिल के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इन्होंने 52 किले फतेह किए, कॉन्करर करे। उसके खुशी में इन्होंने एक चौरागढ़ फोर्ट भी बनवाया था और 52 किले जीतने का एक तरह से रिकॉर्ड बनाया था। इसी तरह से शिवाजी महाराज ने आगे चल के बहुत सारे किले जीते थे, 50-60 से ज्यादा किले उन्होंने जीते हैं। तो चौरागढ़ फोर्ट इन्होंने बनाया। संग्राम शाह इनका नाम। संग्राम शाह बहुत महत्वपूर्ण रूलर रहे हैं इनके शासनकाल में, इनके पूरे किंगडम के इतिहास में। ये आर्ट और लिटरेचर को भी बहुत पसंद करते थे और इनको संस्कृत का भी अच्छा खासा नॉलेज था संग्राम शाह को। और राष्ट्रमाला नाम का एक जो चीज है, एक पुस्तक है, वो इन्होंने लिखी थी संस्कृत भाषा में। इनकी कैपिटल थी, इनकी राजधानी थी इनके साम्राज्य की, वो थी सिंगरौरगढ़ इनकी राजधानी रही। संग्राम सिंह के बाद उनका बेटा जो है वो सक्सेसर बनता है, जिसका नाम क्या है, दलपत सिंह। अब दलपत सिंह के समय से चीजें देखिए बदलती हुई नजर आएंगी। दलपत सिंह की शादी होती है रानी दुर्गावती से, जो कि चंदेल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। वही चंदेल वंश जिसके समय पे, जिसके ऊपर अटैक कालिंजर का किला जिनके कंट्रोल में था, और उसी चंदेल वंश के समय पे शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी 1545। ध्यान होगा समय आपको। उसी समय 1545 में दलपत शाह और रानी दुर्गावती के एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है वीर नारायण। 1550 में दलपत सिंह की डेथ हो जाती है, लेकिन बेटा कितने साल का है, 5 साल का, वीर नारायण। तो रानी दुर्गावती क्या करती हैं, उनकी रिजेंट के तौर पर राजगद्दी पे बैठ जाती हैं और कहती हैं जब बेटा बड़ा होगा तो मैं शासन उनको संभाल दूंगी। और रानी दुर्गावती यहाँ की महारानी बन जाती है। ठीक है, काफी कुछ, कई लोग विरोध भी करते हैं, कई सपोर्ट में भी रहते हैं, लेकिन ये शासक बन जाती हैं। लेकिन आपदा कब आती है, जब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर फिर से मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है और वहां पे हुमायूं की डेथ हो गई। यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई, अकबर और दूसरी तरफ कौन था, विक्रमादित्य उसने टाइटल ले रखा था। बताइए कौन था वो व्यक्ति, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने वीडियो बना रखा है पानीपत की दूसरी लड़ाई और अकबर के समय पे भी मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। तो कौन था वो जिसने हुमायूं की मृत्यु के बाद खुद को विक्रमादित्य का टाइटल देके दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था। उसके बाद 2 मिनिस्टर, आधार कायास्थ और मान ठाकुर, ये 2 वो लोग थे जो कि रानी दुर्गावती को शासन करने में मदद कर रहे थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में इफेक्टिवली किस तरह से चलाया जाए उसके लिए उनकी मदद कर रहे थे। उन्होंने जो है अपनी राजधानी चौरागढ़ से सिंहरगढ़ जो है, चौरागढ़ को बना लिया था, सिंहरगढ़ को उस समय सिंहरगढ़ को बदल के चौरागढ़ बना लिया था, वो महत्वपूर्ण था। उसके बाद शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, आपको याद होगा। शेरशाह सूरी की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। शेरशाह सूरी की डेथ के बाद सुजत खान जो है, जो मालवा क्षेत्र को अपने कंट्रोल में, जो सुजत खान जो पहले शासक था, उसके बाद बाज बहादुर शासक बनता है 1556 में। क्या बता रहा हूं मैं आपको, 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ होती है। उस समय शासक था सुजत खान। सुजत खान के बाद अगला जो शासक बनता है मालवा का, वो कौन बनता है, बाज बहादुर। और बाज बहादुर जो है वो 1556 में यहाँ पे रूल कर रहा होता है, लेकिन उधर से अकबर का अटैक होता है। अकबर मालवा को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और बाज बहादुर को भी हराएगा वो आगे चल के। लेकिन इससे पहले बाज बहादुर क्या करता है, रानी दुर्गावती के स्टेट के ऊपर, ये जो क्षेत्र था इसके ऊपर रूल करता है, अटैक कर देता है गोंडवाना के ऊपर, ताकि उस क्षेत्र को कंट्रोल में इसके। लेकिन रानी दुर्गावती ने बहादुरी से लड़ाई लड़कर यहाँ पे बाज बहादुर को हराया। बाज बहादुर के हराने के वजह से रानी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि रानी बहादुर थी और उन्होंने जिस तरह से अपने शौर्य और अपनी जो एफिशिएंसी, जो उनकी नीति थी लड़ाई में, उसको जिस तरह से अपनाया, उससे रानी का फेम बढ़ गया।
1562 में आगे चल के मुगल सल्तनत ने अकबर की लीडरशिप में मालवा को हरा दिया। मालवा को हराने के बाद आगे चल के मुगलों ने रेवा को भी हरा दिया। इसकी वजह से मुगलों की जो सीमा है वो दोनों तरफ से किसके नजदीक आ गई, ग्रह मांडला के करीब आ गई, एकदम करीब आ गई। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, देखिए क्या है। देखिए मुगलों की सल्तनत शुरू तो यहां से हुई थी, आए थे तब। उसके बाद अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया खूब, और ये येलो कलर का क्षेत्र दिख रहा है सारा अकबर ने जीता। तो मालवा वाला क्षेत्र जीत लिया, और उसके बाद अब नंबर तो किसका था, अब मांडला का था, ग्रह मांडला का था। तो आप देखिए कि किस किस समय पे क्या क्या हुआ है। 1561 में मालवा को जीत लिया गया, 1569 में इसको भी जीत लिया गया, इस बेदर वाले क्षेत्र को भी जीत लिया गया। अब गोंडवाना का नंबर था 1564 में, कि 1564 का समय आया और अकबर की मंशा थी कि अब किसी भी तरीके से गोंडवाना को हराया जाए। गोंडवाना में रानी दुर्गावती रूल कर रही हैं। तो मुगल यहाँ पे पहुंच गए, इनकी सीमा पे पहुंच गए। अब ये हुआ कि रानी को कहा गया कि आप मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। रानी ने मना कर दिया कि वो किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगी, किसी का भी डोमिनेंस स्वीकार नहीं करेंगी, और वो अपने साम्राज्य को, अपने किंगडम को डिफेंड करेंगी, लड़ाई लड़ेंगी, जितना भी जो भी हो करना पड़े। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, नराई नाला में एक लड़ाई हुई, जहां पे उन्होंने मुगल सेना को पूरी तरह से धूल चटा दी और हरा दिया। नराई नाला में हार के बाद ऑब्वियसली मुगल और ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आने वाले थे, और ज्यादा बड़ी आर्मी लेके आने वाले थे, और ये जो लड़ाई थी ऑब्वियसली मुगल ही जीतने वाले थे, क्योंकि रानी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। जैसे मुगलों के पास 80,000 की सेना थी उस समय, मान सिंह और आसफ खां के पास तो इतनी बड़ी सेना उनके पास थी। तो ऑब्वियसली मुगलों के पास, मुगलों का पलड़ा बहुत भारी था। तो शुरुआती में रानी ने जीत हासिल करी, और रानी ने दौड़ा दौड़ा के मुगल आर्मी को यहाँ पे हराया। अर्जुन दास जो कि कमांडर इन चीफ थे इनकी आर्मी के, उनकी डेथ हो गई, और रानी ने खुद हाथी पे बैठ के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और खुद वो लड़ी। लेकिन उसके बाद आसफ खान ने बहुत बड़ी आर्मी बुलाई, और अब सिचुएशन हाथ से निकल गई, और रानी को पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे, और डिफेंस बहुत बहादुरी से लड़ी। लेकिन उसके बाद उनको पता था कि वो पकड़ी जा सकती हैं, तो उन्होंने 24 जून 1564 को एक ड्रैगर से अपने आप को मार लिया। एक तरह से उन्होंने जौहर कर लिया, अपने प्राणों को त्याग दिया कि वो मुगलों के हाथ ना आ जाए, मुगल उनको कैप्चर ना कर पाए। तो इस तरह से इनकी डेथ हो जाती है। उनकी मैं वीरता की कहानी और उनके बचपन से लेकर आगे तक की पूरी कहानी मैं आपको उनकी बायोग्राफी में पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके बाद स्थिति देखिए क्या होती है। ये मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत में साम्राज्य विस्तार का मैप है, जो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से कौन कौन सा क्षेत्र उनके कंट्रोल में आया। 1556 में ये क्षेत्र इनके कंट्रोल में आया। अकबर जो है इस समय बनता है, बादशाह बनते हैं अकबर, वो शासक बनते हैं। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों पे इन्होंने रूल किया। देखिए मालवा को 1561 में, 1564 में ये बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है, ये गोंडवाना वाला क्षेत्र जो इनके कंट्रोल में आ गया। 1576 पानीपत, ये कौन सा हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, और 1568 बहुत सारी लड़ाइयां लड़के देखिए अफगानिस्तान तक, 1581, 1595 सब क्षेत्रों के ऊपर उन्होंने किस तरह से रूल किया है वो आपको नजर आ रहा है, किस तरह से साम्राज्य विस्तार किया है। वीर नारायण को भी मार दिया गया, चौरागढ़ फोर्ट को वो प्रोटेक्ट करते करते यहाँ पे वीर नारायण जो है उनकी भी डेथ हो गई। ये राजा थे, ऑब्वियसली छोटे थे किंगडम, लेकिन इनकी डेथ हो गई। ये इनकी तस्वीर नहीं, इतनी तो उम्र हुई भी नहीं थी वीर नारायण की। उसके बाद जो है आगे चल के किसकी डेथ हुई, चंद्रा शाह जो दलपत सिंह के छोटे भाई थे। दलपत सिंह जो कि रानी दुर्गावती के हस्बैंड थे, उनके छोटे भाई थे चंद्र शाह। चंद्रा शाह जो हैं वो अकबर की डोमिनेंस को स्वीकार कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके अंडर काम कर लेंगे। और तो उनको ग्रह मांडला का राजा बना दिया गया। लेकिन अब उनको ऊपर से ऑर्डर किसका फॉलो करना था, अकबर का। अकबर के कहने पे उनको चलना था। वीर नारायण और दुर्गावती जी की डेथ के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया, और जो उसने 10 ग्राह जो है मुगल का उसको स्वीकार कर लिया, और वो मालवा वाले सूबा में वो शामिल हो गया। उसके बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है, इन्होंने आगे चल के ये ब्रिटिश एरा जब आ गया था उस समय सब्सिडरी अलायंस का विरोध किया था। इवन आगे चल के 1857 की क्रांति में भी पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों भाइयों को मार दिया गया था पूरी तरह से। इनको लेफ्टिनेंट क्लार्क नाम का एक व्यक्ति था, उसने इनको सेडिशन चार्ज लगा के इनके ऊपर शूट करने के लिए
ऑर्डर दे दिया था और 1858 में इनको मार दिया गया। रानी अवंतीबाई वो भी दुर्गावती जी के फुटप्रिंट पे चली और उन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने आप को बलि दे दी और नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बरगी धाम उनके नाम पे बनाया और रानी अवंतीबाई के नाम पे एक डाक टिकट भी है जिनको भारत सरकार ने स्टाम्प निकाला उनके नाम पे, तो उनकी वीरता के नाम पे, क्योंकि उन्होंने भी 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। प्रेम नारायण और आगे एक शासक हुए हैं जो चौरागढ़ फोर्ट के अंदर रहे। द बुंदेलाज झुंझार सिंह जो थे उन्होंने इनको मार दिया था आगे चल के। इन्होंने प्रेम नारायण और झुंझार सिंह जो है उनकी दोनों की जान चली गई थी आगे चल के इनके बीच में लड़ाई। नरहार सिंह एक और शासक हुए, गोंड शासक हुए। इनके समय मराठों ने अटैक किया था और इनको जेल में डाल दिया गया था, खुराई सागर वाली जेल में, जो सागर में जो फोर्ट खुर्राई वाला जो फोर्ट था वहां पे इनको जेल में डाल दिया गया। तो ये कुछ शासक हुए। उसके बाद चंदा किंगडम जो चंद्रपुर में था, इसको लेसर किंग बोला जाता है 3 में से, तो इसने भी रूल किया है। ये भी इन्होंने गोंडवाना क्षेत्र में रूल किया। तो ये गृह मांडला के अंडर ही काम करता था, उनका साथ था। और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, सिरपुर वाले क्षेत्र में इनकी राजधानी हुआ करती थी, फिर बलार शाह हो गई। तो ये चंद्रापुर की बात हो रही है। देवगढ़ फोर्ट भी था यहाँ पे, देवगढ़ में भी इनका छोटा सा किंगडम था। अब इनके सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं गोंडवाना डायनेस्टी की। तो ट्राइबल लोग थे, पहले तो ट्राइब से आए थे, सोशल ट्राइबल थे, तो इनकी इक्वल सोसाइटी जो थी इसमें इक्वल राइट्स का कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में ये इक्वल सोसाइटी जो है वो अनइक्वल सोसाइटी, सोशल क्लासेस में डिवाइडेड हो गई, क्योंकि बाहरी जो, चाहे वो हिंदुइज्म का प्रभाव रहा हो, क्योंकि उसमें जाति व्यवस्था थी, तो यहाँ पे भी सोशल स्ट्रक्चर हो गया। इनिशियली इनका ये था कि ये एनाइलेशन की पॉलिसी को अपनाते थे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को अवॉइड ही करते थे कि बाहरी लोगों से हम इतना घुल मिल ना करें। लेकिन बाद में एक्सटर्नल लोगों के साथ इन्होंने मिलना शुरू कर दिया और मेन स्ट्रीम में जुड़ गई ये गोंडी ट्राइब एक तरह से। और आगे चल के इन्होंने हिंदुइज्म को भी अपनाया, किसी ने इस्लाम को भी अपनाया, लेकिन इनके यहाँ पे इनका कल्चर ट्रेडिशन बड़ा क्लियर था इनको। और ये हिंदू और मुस्लिम में इनकी शादियां भी हो जाती थी। इंटर मैरिज इनके यहाँ पे कॉमन थी चीज, कि ऐसा नहीं था कि हिंदुइज्म को अपना लिया तो इस्लाम वाले के साथ शादी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं था। वो दोनों ही चीजें चलती थी इनके यहाँ पे। मुगलों और राजपूतों के इन्फ्लुएंस में आके ये कोई हिंदू बना और कोई मुस्लिम बना, तो इस तरह से इन्होंने रिलीजन को भी अपना लिया। ये लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह फॉरेस्ट में घूमते थे पहले, तो बहुत पुराने समय पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह पे कुछ समय तक खेती करी, फिर दूसरी जगह चले गए, वहां पे खेती कर ली, फिर तीसरी जगह खेती कर ली। और डैम बनवाए थे इन्होंने इरिगेशन के लिए, कैश क्रॉप शुगर केन वगैरह ये उगाते थे, तो ये चीजें करते थे। एग्रीकल्चरल सोसाइटी है इनकी। और फॉरेस्ट प्रोडक्शन करते, फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें, अपनी सब्जेक्ट्स को, अपनी जनता को, इनके राजा जो है वो एलिफेंट्स वगैरह तक भेंट देते थे, ये चीजें थी। और टैक्स पे करने के लिए यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स तक का इस्तेमाल होता था, तो वो चीज भी आपको देखने को मिलती है। कल्चरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। इनका शुरुआत में कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं थे, लेकिन बाद में ऑब्वियसली अपने आप को गवर्न करने के लिए, अपने क्षेत्र को अपने ही कंट्रोल में रखने के लिए इनका पॉलिटिकल एम्बिशन भी बना। उसके बाद राजपूतों के इन्फ्लुएंस में भी है, और राजपूतों के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से काफी कुछ, एक तरह से अपने आप को राजपूतों में ही इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, राजपूत ही बन गए थे कुछ शासक तो इनके। जैसे एक वो शासक हुए ना, मैं आपको नाम भूल रहा हूं मैं उनका, जिन्होंने 52 किले फतेह किए थे, संग्राम शाह। तो ये उस समय पे राजपूतों के इन्फ्लुएंस में काफी थे। तो राजपूतों के इन्फ्लुएंस में आके राजपूती कल्चर को इन्होंने अपनाया, राजपूती परंपराओं को इन्होंने अपनाया, वो सब चीजें इनके समय पे हो गई। और कई सारे इन्होंने किले भी बनाए, जैसे मदन महल, चौराग फोर्ट, मोती महल, दाल बदल महल, रामगढ़ फोर्ट, ये कई तरीके के फोर्ट्स इन्होंने बनवाए हैं। तो ये भी इनके कल्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर बात करें तो सेंट्रलाइज था, और ग्रह जो थे वो बटे हुए थे, ग्रह में बटा हुआ था, सेंट्रल किंगडम जो था वो बटा हुआ था, और एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन उसको कंट्रोल करता था। उसके अलावा आगे चल के ये गोंड क्लैन जो थे वो 84 गांवों में बटे हुए थे, तो उसको 84 ही कहा जाता था। और ये 84 जो है वो आगे चल के और बटे हुए थे, जिनको बारहोत कहा जाता था, जिसमें 12 विलेज हर एक गांव, हर एक बारहोत में हुआ करते थे। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, कि ऊपर सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल, उसके बाद ग्रह के बाद 84 गांव, उनको 84 कहा जाता था, और उसके बाद बरहोत जिसमें 12 गांव।
रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो पहले जो था इनका सिस्टम था एनिमिज्म एक तरह से फॉलो करना। एनिमिज्म यानी कि नेचर की, प्रकृति की पूजा करना, नदी, पहाड़, पत्थर और एनिमल्स की पूजा करना, ये सब करते थे। लेकिन बाद में आगे चल के जैसे शाह ने इस्लाम को कबूल कर लिया या किसी ने दूसरे ने हिंदुइज्म को अपना लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी अपनी सब्जेक्ट्स को, अपनी जनता को ये नहीं कहा कि आप भी इसको कबूल करो और आप अपने रिलीजन को छोड़ के हमारे में आओ। किसी तरीके का फोर्सफुल कन्वर्जन यहाँ पे नहीं था। इन्होंने इस्लाम को कबूला, उसके बाद भी इन्होंने ब्राह्मण के साथ अच्छा व्यवहार किया और उनके साथ जो हिंदू गॉड्स वगैरह थे उनके साथ भी जुड़े रहे और कल्चर में उसको भी शामिल कर रखा। तो इस तरह से चीज़ें रही हैं और अपना अपना और जो भी फेथ है उसको लोग यहाँ पे अपना सकते थे, उसमें उनको कोई इश्यू नहीं था। अब हिंदुइज्म की डाइटीज को भी पूजा करते थे। राजपूतों के जो इन्फ्लुएंस में गॉड्स थे वो यहाँ पे हिंदुइज्म में आ गए। और जैसे दंतेश्वरी टेम्पल है दांतेवाड़ा का, छत्तीसगढ़ में, वो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि काली को डेडिकेटेड है। यहाँ पे सेक्रीफाइस वगैरह भी होते थे। तो दंतेवाड़ी जो टेम्पल है, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा का, ये बहुत महत्वपूर्ण था, इनके समय पे बना था ये। तो इसको भी ये मानते थे, बहुत काली को बहुत मानते थे, जो भी राजपूतों के इन्फ्लुएंस में थे वो गोंड शासक। तो होपफुली आपको गोंडवाना किंगडम या गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में चीजें पता चली होंगी। गोंडी ट्राइब के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। उसके अलावा रानी दुर्गावती की बायोग्राफी भी करेंगे, वो भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो उसके लिए आप बने रहिएगा सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जुड़िएगा। यहाँ पे आपको, अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ उनके नोट्स और टेस्ट भी मुहैया कराए जाते हैं। सो बने रहिए सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ और यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।